नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जेल प्रेरी पेपर 2015 के बारे में, जो ऑनलाइन पेपर पहले हुआ था। ठीक है, इससे पहले आपके ऑफलाइन पेपर होते थे। तो हम इसका एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। तो हम संपूर्ण व्यापम के सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आने वाले 2021 में एग्जाम पुलिस हो, जेल प्रेरी हो या MPSI हो, इसमें अधिक मात्रा में आपको लाभ मिल सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उपस्थित है आपका? तो यह आपका शिवपुरी में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है व्यापम द्वारा। तो कहां पे उपस्थित है ये? शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करें, हाल ही में किस ऑयल कंपनी ने 54 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है? तो हाल ही में नहीं, 2015 में किस ऑयल कंपनी ने 14 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है? वह कंपनी थी आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 2015 का करंट का प्रश्न था। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था नागपुर में, 1891 नागपुर में। तो कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन हुआ था, कहां पे आयोजित हुआ था? नागपुर में। अगला प्रश्न की बात करें, भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है आपका 7वां सबसे बड़ा देश। तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा स्थान रखता है भारत? 7वां स्थान। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इसमें क्या है? वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो उसका पहला ही सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु क्या है? भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु क्या है? वह है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। कन्याकुमारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है केप कमोरिन के नाम से। तो कन्याकुमारी का नाम क्या है? केप कमोरिन, ऑप्शन नंबर बी। ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां स्थित है? यह है आसाम में। ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है आपका? आसाम, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वह कौन सी है? वह है आपकी चिल्का झील। कहां पे है? उड़ीसा में है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कहां पे स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न की बात करें, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तब कौन सी थी? शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और भोपाल के बीच। अब कौन सी है? वंदे भारत। ठीक है, तो भारत की सबसे तेज ट्रेन तब कौन सी थी? शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलने वाली। ये कब है आपकी? ये अब 2015 में। अगले प्रश्न की बात करें, अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा बना? तो अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था, वह थे हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने 19वीं शताब्दी में क्या प्रयास किए? उनका क्या प्रयास रहा है? तो उनका प्रयास रहा है निचली जातियों को पाखंडपूर्ण ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से बचाना। तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने 19वीं शताब्दी में क्या प्रयास किए? निचली जातियों को पाखंडपूर्ण ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से बचाना, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष में की गई थी? 1861, ऑप्शन नंबर डी। तो दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1861, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो वह कौन से व्यक्ति हैं? वह है आपके पिंगले बैकैया, ऑप्शन नंबर डी। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगले बैकैया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2015 में क्या घोषित किया था? तो वह किया था अंतर्राष्ट्रीय भूमि वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा देश को बौद्धिक संपदा सूचकांक 2015 में पहला स्थान प्राप्त हुआ था? वह कौन सा देश है आपका? अमेरिका, USA।
तो 2015 में इसको कौन सा स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ था? किसको? अमेरिका को। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 लोगों से बच्चे को जन्म देने की अनुमति देने के मामले में पहला देश बन गया? यानी कि 3 लोग मिलके एक बच्चे को जन्म दे सके, ऐसा प्रावधान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, मैन बुकर्स 2015 पुरस्कार किसने जीता था? 2015 में किसने जीता था? मर्नाल जेम्स। आपको 2019 और 20 का याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें, भारी लागत को देखते हुए 126 विमान खरीदने की पूर्व योजना को निरस्त करते हुए भारत ने सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने का निर्णय लिया। भारत किस देश से राफेल लड़ाकू जेट खरीद रहा है? कहां से खरीद रहा है? फ्रांस। खरीद लिए फ्रांस से। अगला प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म दिन मनाया जाता है। वह कब पड़ता है आपको? 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए 7-7 थीम के साथ मनाया गया था। यह कब मनाया गया था? तो यह आपका 29 मई को मनाया गया था। तो प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए 7-7 थीम के साथ मनाया गया था। यह कब मनाया गया था? 29 मई को मनाया गया था। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके अभ्यारण्य हैं वह हैं आपके 25 अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके 25 अभ्यारण्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें, विलुप्तप्राय गांगे नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए स्तनपायियों हित देश का पहला सामुद्रिक शरण स्थल रिजर्व जल्द ही कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। तो जो विलुप्तप्राय जो गांगे नदी डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए स्तनपायियों हित देश का पहला सामुदायिक शरण स्थल जो रिजर्व जल्द ही कहां स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, मोदी एक्सप्रेस बस की शुरुआत किस देश ने की थी? तो वह ब्रिटेन ने की थी। जब चुनाव हुए थे वहां पे तो मोदी एक्सप्रेस बस की शुरुआत किस देश ने की थी? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, अधिकार निष्प्रभावी करने के आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है? तो कौन सा है आपका? उत्प्रेषण लेख। ऑप्शन नंबर बी। तो अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है? तो वह आपका उत्प्रेषण लेख। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के किस संशोधन की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का समावेश किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? सी। अगले प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या है आपका? संवैधानिक सहायताओं के प्रति अधिकार। तो इसका एक अन्य रूप क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो इसमें क्या दिया गया है? संवैधानिक सहायताओं के प्रति अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहां से अपनाया गया? तो एकल नागरिकता प्रावधान जो भारत में है वह कहां से लिया गया था? तो वह इंग्लैंड से लिया गया यानी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट का लेखक कौन है? तो वह कौन है आपके? बिल गेट्स है। तो बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न जिसकी बात करें, स्ट्रेट फॉर फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो कौन है आपके? कपिल देव। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? कपिल देव। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, जनरल हिंदी। पहला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? तो वह आत्मा कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तीसरा। उपसर्ग में उप का अर्थ होता है, तो उप का अर्थ होता है समीप। तो उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? समीप। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 4 शब्द आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको तत्सम छांटना है। तो अर्क शब्द आपका तत्सम है, बाकी आपके तीनों
तद्भव है। तो शब्द कौन सा तत्सम है? अर्क। प्रत्यय का प्रयोग होता है, कब होता है? शब्द के अंत में होता है। तो शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वह वर्ण या ध्वनि, ठीक है। लिखित रूप क्या है आपका? वर्ण, और मौखिक रूप है आपका ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न विकल्प में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो सही वर्तनी छानना है आपको। तो बातसल्य, बातसलय, बातसल्य और बातसलय, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बातसल्य। तो बातसल्य कैसे लिखा जाता है? आधा ता और आधा ला। निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 4 आपके वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपका एक वाक्य कैसा है? शुद्ध है। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। तो आप समझ गए होंगे कौन सा शुद्ध वाक्य है, वह है अब तुम जाओ, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। अगले महीने तक परीक्षाफल आने की संभावना है। तो यह कैसा वाक्य दर्शा रहा है? यह संदेह दर्शा रहा है, तो संदेहवाचक हो जाएगा आपका। अगले महीने तक परीक्षाफल आने की संभावना है, तो कैसा है आपका? संदेह, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, संदेहवाचक। अकर्मक का विलोम होता है, तो अकर्मक का विलोम क्या होता है? अकर्मक का विलोम होता है आपका सकर्मक। तो अकर्मक का विलोम क्या होता है आपका? सकर्मक, ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। अब्ज और अब्द, इनके अर्थ बताना है कि अब्ज का मतलब क्या होता है और अब्द का मतलब क्या होता है। तो अब्ज में से होता है कमल और अब्द में से बादल। तो सही है कमल और बादल। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। दो डेडस के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सही की शब्द क्या बना जाएगा? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सही क्या है? वर्णों। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सही शब्द क्या है? वर्णों। समास कहते हैं, तो समास किसको कहा जाता है? दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दो पदों के मेल को समास कहते हैं, और कोई नहीं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अभी तो मुकुट बना था मात, वे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य का पोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। तो ये एक शोक भरी महिमा है। तो इसका कौन सा रस सही है? तो वह है आपका करुण रस, ऑप्शन नंबर बी। तो किस रस का उदाहरण है? करुण रस का। अतिगंध में उपसर्ग है, तो अतिगंध में क्या उपसर्ग है? वह है आपका अति, ऑप्शन नंबर बी। अति प्लस गंध, तो अति उपसर्ग है। तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, और संस्कृत से जो कि त्यों शब्द ले लिए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव कहा जाता है। किसी शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो आवा इसमें से ढूंढना है कि आवा किसमें नहीं है, तो वह नहीं है लावा में। लावा आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। बाकी तीनों में है, दिखावा, चढ़ावा और भुलावा में। क वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण स्थान है, तो वह कौन सा है? कंठ वर्ग के अंतर्गत आती है। क वर्ग की ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? कंठ के अंतर्गत। तो क वर्ग की ध्वनियां किसके सारे बोली जाती हैं? कंठ ध्वनियां बोली जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? वह कौन सा नहीं है? आस्था का नास्ता होता है, आय का व्यय होता है, आर्य का अनार्य होते हैं। अर्थ और अर्घ दोनों अलग शब्द हैं, ये विपरीतार्थक शब्द आपके नहीं है। कौन से? अर्थ और अर्घ। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म आपका चुनना है। सूत और सुत अलग अर्थ देते हैं। राम श्याम ये दोनों व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, अभय और उभय, और कुछ और कुछ, ये आपको देखने में एक जैसे लगते हैं इनका अर्थ, लेकिन थोड़ी सी मात्रा बदलने के अंतर्गत इनकी अर्थ अलग हो जाते हैं। लेकिन राम और श्याम ये आपके अलग ही शब्द है। शांति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो भाई क्या होगा? साम प्लस ति, ऑप्शन नंबर ए। तो शांति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? साम प्लस
टी। पाप मुक्त में समास है, तो पाप मुक्त, पाप से मुक्त, वह कौन सा समास है? वह है आपका अपादान तत्पुरुष। तो पाप मुक्त किसके अंतर्गत आता है? अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को कहते हैं, तो वह कौन से आपके अलंकार हैं जो काव्य की शोभा बढ़ा दें, रोचकता बढ़ा दें? वह कौन से काव्य के आभूषण कहे जाते हैं? वह आपके अलंकार हैं। जो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, रोचकता बढ़ाते हैं। उपमा अलंकार के भेद हैं, कौन कौन से? पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार, उपरोक्त दोनों। तो उपमा अलंकार के भेद आपके दोनों हैं, पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार, उपर्युक्त दोनों। प्रसून का पर्यायवाची है, तो प्रसून का पर्यायवाची क्या है आपका? पुष्प है। प्रसून का पर्यायवाची तो कौन है? पुष्प का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून। छाती पर सांप लेटना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? ईर्ष्या करना। तो छाती पर सांप लौट गया है ना, तो कौन सा मुहावरा सही इसको सटीक बैठता है? ईर्ष्या करना। लज्जित होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना, तो ये क्या है? आंख ऊपर ना उठना, ऑप्शन नंबर बी। तो लज्जित होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? यह है आंख ऊपर ना उठना, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ है, क्या है? बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, क्या है? बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी। आकाश से बातें करना लोकोक्ति का सही अर्थ है अभिमान करना, क्या करना? अभिमान, ठीक है, बहुत ऊंचा होना ये सही नहीं है, क्या है आपका? अभिमान करना। आकाश से बातें करना है ना, तो सही अर्थ क्या है? अभिमान करना। बहुत से लोग गलती से भी लगा देंगे, बहुत ऊंचा होना है, वो नहीं है। अली मधुप मधुकर एक किसके पर्यायवाची है? तो अली मधुप मधुकर ये भौरा के पर्यायवाची है, किसके हैं? भौरा के। अली मधुप मधुकर। अगला टॉपिक जनरल मैथ, फटाफट प्रश्न देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 5000 है और प्रतिवर्ष 2 वर्ष की दर से बढ़ जाती है। 2 साल बाद जनसंख्या होगी, तो ये कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 5202, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कर रहा है? एक गांव की जनसंख्या 5000 है और प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? 5202, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बात करें। एक विक्रेता 3 संतरे 2 रुपए में खरीदता है और प्रत्येक को रुपए में बेचता है। 10 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे? उसे 40 संतरे बेचने होंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक विक्रेता 3 संतरे 2 रुपए में खरीदता है और प्रत्येक को 1 रुपए में बेचता है, तो 10 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे बेचने होंगे, कितने बेचने होंगे? 30 संतरे, ऑप्शन नंबर 30 संतरे है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें। एक वस्तु को 10% के नुकसान की बजाय 10% की लाभ पर बेचा जाता है, तब विक्रेता को 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न क्या कर रहा है? एक वस्तु को 10% की नुकसान की बजाय 10% की लाभ पर बेचा जाता है, तब विक्रेता को 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वह है आपका 50 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें। अगस्त में हुई वर्षा का अनुपात पूरे साल में हुई 2:7 है। यदि पिछले साल अगस्त में 24 इंच वर्षा हुई तो पूरे साल में हुई वर्षा ज्ञात करो, तो वह कितनी होगी? 84 इंच। तो अगस्त में हुई वर्षा के अनुपात पूरे साल हुई से 2.2:7 है। यदि पिछले साल अगस्त 24 इंच वर्षा हुई तो पूरे साल में हुई वर्षा ज्ञात करें, कितनी है? 84 इंच। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति जिसका वजन धरती पर 75 किलो है, चांद पर 12 किलो होगा, उस व्यक्ति का वजन ज्ञात करो जिसका वजन चांद पर 3 किलो है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 78.75 किलो। तो एक व्यक्ति जिसका वजन धरती पर तो है 75 किलो और चांद पर हो जाता है उसका 12 किलो, उस व्यक्ति का वजन ज्ञात करो जिसका चांद पर है 3 किलो, तो धरती पे कितना होगा? तो धरती पे होगा 18.75 किलो, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, कितने साल में वह 16 गुनी होगी?
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, कितने साल में 16 गुनी होगी? तो वह होगी आपकी 16 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की बात करें, कम से कम कितने वर्षों में कोई धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से अधिक हो जाएगा? तो वह कितने वर्षों में हो जाएगा? 4 वर्षों में। तो कम से कम कितने वर्षों में कोई धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से अधिक हो जाएगा? वह कितने वर्षों में हो जाएगा? 4 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, के का मान जिसके लिए समीकरण kx - 2y बराबर 4 और 6x - 3y बराबर 8 के युग्म के अपरिमित रूप में उनके हल होंगे। तो क्या होगा इसमें? कोई मान नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो k का मान जिसके लिए समीकरण kx - 2y बराबर 4 और 6x - 3y बराबर 8 है, तो k युग्म के अपरिमित रूप से उनके हल होंगे। तो क्या हल होंगे? ना 2, 3, ना -6। तो क्या होगा इसका आंसर? कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात करें, करुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उनके पास कुल 18 सिक्के हैं तो कुल धनराशि 24 रुपए है। 1 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। तो वह कितनी है? 1 रुपए और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 12:6। ऑप्शन नंबर ए। तो करुणा के पास केवल 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 18 सिक्के हैं तो कुल धनराशि 24 रुपए हैं। तो 1 रुपए और 2 रुपए सिक्कों की संख्या क्रमशः है 12 और 6। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? निम्न में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? वह है आपका 2x² प्लस 3x बराबर 2x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी। तो निम्न में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? वह है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। अगला प्रश्न बात करें, के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर होंगे निम्नलिखित में से हैं। वे कौन से हैं? 0 और 4 दोनों। तो के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस k बराबर 0 मूल बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 0 और 4। एक सरल रेखा के समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 2, 4 से गुजरती है और रेखा y बराबर 3 प्लस x के लंबवत हो। तो इसका क्या होगा? माइनस y बराबर 6 माइनस x। ऑप्शन नंबर डी। तो एक सरल रेखा के समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 2, 4 से गुजरती है, रेखा y बराबर 3 प्लस x के लंबवत हो। तो क्या है? y बराबर 6 माइनस x। अगले प्रश्न की बात करें, किसी समकोण त्रिभुज ABC में भुजा BC और AC 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है, तब कर्ण की लंबाई क्या होगी? किसी समकोण त्रिभुज ABC में भुजा BC और AC 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तब कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो कर्ण की लंबाई होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। यदि एस त्रिभुज WABC के समकोण ABC के परिवृत्त का केंद्र है, तो कोण A 50 डिग्री, तब कोण BCS का मान होगा क्या होगा? 40 डिग्री। क्या है? यदि एस त्रिभुज समकोण ABC के परिवृत्त का केंद्र है और कोण A 50 डिग्री है, तब कोण BCS का मान होगा क्या होगा? 40 डिग्री। समकोण त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PQ और PR पर इस तरह के बिंदु हैं। ST QR के समानांतर है। QR की लंबाई क्या होगी? दिया गया है PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, ST बराबर 3 सेंटीमीटर और QS बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PQ और PR इस तरह के बिंदु हैं कि ST QR के समानांतर है। QR की लंबाई क्या होगी? यह दिया गया है PQ बराबर 8, ST बराबर 3 सेंटीमीटर और QS बराबर 6 सेंटीमीटर। तब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर।
एक लॉन जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, एक 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा है, रास्ते के क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वह होगा 200 वर्ग मीटर। तो एक लॉन जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, एक 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? वह होगा 200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, वर्ग की लंबाई 15 स्क्वायर अंडर 2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की लंबाई जो भुजा दी गई है 15 स्क्वायर अंडर 2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो 15 में घात कितनी है? अंडर 2 सेंटीमीटर, सॉरी। तो इसका क्षेत्र होगा आपका 450 वर्ग सेंटीमीटर। दो पुरुष जो ऊंची इमारत के एक तरह खड़े हैं, अनुभव करते हैं कि उन्नयन कोण इमारत के ऊपरी सिरे का 30% और 60% क्रमशः है। यदि इमारत की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों पुरुषों के बीच की दूरी में ज्ञात करें। तो दूरी क्या होगी? 200/√3। यानी इस तरीके से आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आप इसलिए हम सॉल्व कराना है ये वाले, मैथ हमारा नहीं पढ़ाते मैथ हम, ठीक है। तो जिससे कि आपको ऐसे प्रश्न पता पड़ जाएगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं और आप आसानी से इस प्रश्न को ऐसे हल करके एग्जाम आप क्रैक कर सकें। अगले प्रश्न की बात करें, मान ज्ञात करें। साइन 36 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान आपका 0 होगा, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करें, तो इसका मान क्या है आपका? 0। अगले प्रश्न की बात करें, यदि साइन 2θ बराबर 1/2 तब कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा, क्या होगा? 1/2। यदि साइन 2θ बराबर 1/2 तब कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा, क्या होगा? 1/2। किसी समुच्चय ए में कितने उप समुच्चय संभव है जिनमें n अवयव हों? तो उसका आंसर क्या है? 2n। ऑप्शन नंबर सी। तो किसी समुच्चय ए में कितने उप समुच्चय संभव हैं जिनमें n अवयव हों? तो क्या है आपके? 2n। ऑप्शन नंबर सी। 200 लोगों के सर्वेक्षण में यह पाया जाता है कि 140 को चाय पसंद है और 100 को कॉफ़ी पसंद है। तो 20 लोग चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी पसंद नहीं है, केवल चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या क्या होगी आपकी? 80 होगी। तो 200 लोगों के सर्वेक्षण में यह पाया जाता है कि 140 को चाय पसंद है और 100 को कॉफ़ी पसंद है। 20 लोग चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी पसंद नहीं है, केवल चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या है वह है आपकी 80। यदि x - 1/5x बराबर 1/5 हो तो x घात क्या है? कोष्टक में x - 1/5 का मान है, तो क्या मान होगा इसका? 1/5। तो यदि x - 1/5x बराबर 1/5 हो तो x घात कितनी? x - 1/5 का मान है, तो क्या होगा? 1/5। अगले प्रश्न की बात करें, यदि f(x) बराबर 3/2 - x स्क्वायर तब f(1) का मान होगा, क्या मान होगा? 3। ऑप्शन नंबर ए। यदि f(x) बराबर 3/2 - x स्क्वायर तब f(1) का मान क्या होगा? 3। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ 100 लोग एक पंक्ति में हैं। अबीबा 37वां व्यक्ति है और नाओमी 67वां व्यक्ति है। यदि पंक्ति में से एक व्यक्ति का किया जाए तो उस व्यक्ति के अबीबा और नाओमी के बीच खड़े होने की प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी? 29/100। प्रश्न देख लेते हैं। 100 लोग, यहाँ 100 लोगों की एक पंक्ति में अबीबा 37वां व्यक्ति है और नाओमी 67वां व्यक्ति है। यदि पंक्ति में से व्यक्ति का किया जाए, यदि पंक्ति से एक व्यक्ति का किया जाए तो उस व्यक्ति के अबीबा और नाओमी के बीच खड़े होने की प्रायिकता होगी 29/100। अगले प्रश्न की बात करें,
अंकों 0, 1, 3, 4 और 5 के प्रयोग से 4000 से अधिक किंतु 9999 से कम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक को एक बार से अधिक प्रयोग नहीं किया जाए? तो कितनी संख्या बनेंगी आपकी? 48 संख्या बनेंगी। तो 0, 1, 3, 4 और 5 के प्रयोग से 4000 से अधिक किंतु 9999 से कम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक को एक बार से अधिक प्रयोग नहीं किया जाए? तो कौन सी संख्या होगी आपकी? 48, ऑप्शन नंबर। निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करें। निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करें तो वो क्या होगी? 60, 50, 52, 62, 72, 70। इसमें से माध्यिका क्या होगी? तो वह होगी आपकी 61। 60, 50, 52, 62, 72, 70 इसकी माध्यिका क्या होगी? 61। यदि किसी बारंबारता वितरण की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 13 और 15 है तब माध्य होगा कितना होगा? 12 होगा। तो यदि किसी बारंबारता वितरण की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 13 और 15 है तब माध्य होगा कितना होगा? 12, ऑप्शन नंबर ए। समानांतर श्रेणी 14, 28, 42 का कौन सा पद 154 है? समानांतर श्रेणी 14, 28, 42 का कौन सा पद 154 है? तो वह कौन सा होगा? 11वां पद, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, यदि किसी समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर 5 है तो 18वें और 14वें पद का अंतर क्या होगा? वह क्या होगा आपका? 20। यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो 18वें और 14वें पद का अंतर क्या होगा? वह क्या होगा आपका? 20, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर अपन जनरल साइंस, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अवस्था होती है, वह क्या होती है? वह होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अवस्था होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में, ऑप्शन नंबर ए। कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अवस्था किसमें होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न सेकंड की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है किसमें होती है? कोश का द्रव्य में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसमें होती है? कोश का द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी क्रिया पादप को शीतलता प्रदान करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पादप को शीतलता प्रदान करती है? वह करती है बाष्पोत्सर्जन। यह करती है क्या? पादप को शीतलता प्रदान करती है। कौन सी क्रिया? बाष्पोत्सर्जन। प्रत्येक पादप कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों के लिए जो स्थान होता है वह है क्या है? केंद्रीय रिक्तिका, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रत्येक पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों के लिए जो स्थान होता है वह क्या है? केंद्रीय रिक्तिका, ऑप्शन नंबर बी। सेरेबेलम किसका भाग है? सेरेबेलम किसका भाग है? तो सेरेबेलम है आपका पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। तो सेरेबेलम किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी का। गन्ना किसके द्वारा गुणन करता है? गन्ना किसके द्वारा गुणन करता है? तो वह तने की काट द्वारा करता है। तो गन्ना तने की काट द्वारा गुणन करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है। एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह एकल संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल संकरण, ऑप्शन नंबर बी। एक अजैव अपघट्य अपशिष्ट है। एक अजैव अपघट्य अपशिष्ट है तो वह क्या है? धात्विक समान। तो एक अजैव अपघट्य अपशिष्ट धात्विक समान है, ऑप्शन नंबर बी। जलाशय में जल है। जलाशय में कैसा जल है? वह है नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन दोनों। तो जलाशय में जो जल स्थित होता है वह कैसा होता है? नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन दोनों, ऑप्शन नंबर डी। गोल्जी काय भाग लेती है? किसमें लेती है? लिपिड संश्लेषण में लेती है।
तो गोल्जी काय भाग लेती है किसमें? लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। तो गोल्जी काय भाग लेती है किसमें? लिपिड संश्लेषण में। 10 सेंटीमीटर मोटाई की एक लकड़ी के ब्लॉक से गुजरते समय गोली का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड से 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि मंदन नियत हो तो मंदन है, तो मंदन कितना होगा आपका? 15 गुणा 10⁴ मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो 10 मीटर मोटाई के एक लकड़ी के ब्लॉक से गुजरते समय गोली का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड से 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि मंदन नियत हो तो मंदन क्या होगा? 15 × 10⁴ मीटर प्रति वर्ग सेकंड। गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है, किसको करता है? बल और जड़त्व दोनों को करता है। तो गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? बल व जड़त्व दोनों को, बल को भी और जड़त्व को भी। अगला प्रश्न की बात करें, क्या है? द्रव्यमान 5 किलोग्राम के एक पिंड की चाल में 20 मीटर प्रति सेकंड से 0.20 मीटर प्रति सेकंड तक परिवर्तन होता है, तो संवेग क्या होगा? तो संवेग आपका क्या होगा? 99 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर, ये तो आपके दोनों हो गए जी। तो ए भी आपको दोनों एक समान ही है, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन क्या सही है? बी। तो प्रश्न क्या कह रहा है? द्रव्यमान 5 किलोमीटर के एक पिंड की चाल में 20 मीटर प्रति सेकंड से 0.20 मीटर प्रति सेकंड तक परिवर्तन होता है, तो संवेग क्या होता है? डिक्रीज बाय 99 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 99 किलोग्राम प्रति मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है। किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, तो सही क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक या शून्यात्मक हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, एक मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की स्थिर ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, स्थिर ऊर्जा में हानि का क्या होता है? तो ये क्या होगा? यह लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, इसका ऑप्शन नंबर बी। तो एक मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की स्थिर ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, स्थिर ऊर्जा में हानि क्या होती है? यह लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। दो पिंडों के मध्य आकर्षण का बल निम्न पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? पिंडों की आकृति पर। तो इसका ऑप्शन सही है। तो दो पिंडों के मध्य आकर्षण का बल निम्न पर निर्भर नहीं करता, पिंडों की आकृति पर, उनके केंद्रों की मध्य दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के परिणाम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है, लेकिन पिंडों की आकृति पर निर्भर नहीं करता। किस माध्यम में ध्वनि अधिक तीव्रता से गुजरती है या गति करती है? तो किस में करेगी? ठोस में। तो सबसे अधिक जो तीव्रता ध्वनि करती है किस में करती है? ठोस में। सबसे अधिक गति होती है वह ठोस में होती है। लघु अवधि की तरंग का नाम क्या है? तो लघु अवधि की तरंग का नाम है, वह है आपका स्पंद। ठीक है, तो लघु अवधि की तरंग का नाम क्या है आपका? स्पंद, ऑप्शन नंबर ए। एक मछली पकड़ने वाली नाव सोनार 190 मीटर नीचे एक मछलियों के झुंड का पता लगाता है। पराशरभ ध्वनि संकेत जो मछलियों का पता करते हैं को भेजने में एक संकेतों की प्रतिध्वनि को ग्रहण करने के बीच व्यतीत समय कितना है? समुद्र के पानी में ध्वनि की चाल है 1519 मीटर प्रति सेकंड -1। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या है? एक मछली पकड़ने वाले नाव सोनार 190 मीटर नीचे एक मछलियों के झुंड का पता लगाता है। पराश्रव्य ध्वनि संकेत जो मछलियों का पता करते हैं को भेजने में एवं संकेतों के प्रतिध्वनि को ग्रहण करने के बीच व्यतीत समय कितना है? यदि समुद्र के पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1519 मीटर प्रति माइनस। तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.25 सेकंड।
अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? किसको? प्लास्टिक पैमाना को। तो निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, वह कौन सा है? प्लास्टिक पैमाना। तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र, इसमें कौन सा ये? प्लास्टिक का पैमाना। अगले प्रश्न की बात करें, उपसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। किसका? बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन नंबर सी। तो उपसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। किसका होना चाहिए? बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन नंबर सी। आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो वह क्रम क्या है? बी छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, और एन सबसे बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बड़ा बी, फिर बड़ा सी और बड़ा एन, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है बी, फिर सी प्लस एन। अगले प्रश्न की बात करें, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका आणविक भार 78 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र होगा क्या? होगा वह होगा C6H6। ऑप्शन नंबर डी। तो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका आणविक भार 78 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, इंसुलिन में 3.4% भार सल्फर है, तो इंसुलिन का न्यूनतम कितना अणुभार होगा? वह कितना होगा? 9 से 41। इंसुलिन में 3.4% भार सल्फर है, तो इंसुलिन का न्यूनतम कितना अणुभार होगा? वह कितना होगा? 9 से 41। ऑप्शन नंबर सी। अल्फा कण को प्रदर्शित करते हैं, कौन करते हैं? हीलियम नाभिक द्वारा। तो अल्फा कण को प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? हीलियम नाभिक कण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो अल्फा कण को प्रदर्शित कौन करते हैं? हीलियम नाभिक द्वारा। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? वह कौन सा नहीं है? जल में वाष्प में बदलना, आयरन का पिघलना, केरोसिन मिट्टी का तेल का जलना, जल का जमना। तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? वह नहीं है आपका केरोसिन का जलना। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? किसके द्वारा होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होते हैं? वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ग्लोवर लवण है, ग्लोवर लवण है, तो वो कौन सा सूत्र है इसका? Na2SO4 - 10H2O। ऑप्शन नंबर 3। तो ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है? Na2SO4 10H2O। अगले प्रश्न, ऊर्ध्वपतन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस क्या करता है? सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपतन उसको कहते हैं, ठोस को आप गर्म करेंगे और द्रव की बजाय सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपतन। साबुन है, तो साबुन एक क्या है? तो साबुन है आपका सोडियम स्टीयरेट। तो सोडियम स्टीयरेट। ऑप्शन नंबर ए। तो साबुन क्या है? सोडियम स्टीयरेट।